अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम चाइनीज़ फ्यूचर्स की बात कर लेते हैं जो कि स्लाइटली पॉजिटिव रहे लास्ट वीक के अंदर। डी बार 0.58% अप थे, एच आर प्राइस जो है 0.11% अप थे, जबकि कोक 2.78% अप था और आयरन ओर तकरीबन 4.61% अप था। चाइनीज़ मार्केट के अंदर खासी तेज़ी का रुझान रहा था लास्ट वीक के अंदर। उतनी तेज़ी नहीं थी जितनी उससे पिछले हफ्ते थी, बट कुछ रिबाउंड के कुछ वेव्स जो है वो आ रही थी, जिसकी वजह से ऑफर्स भी होल्ड बैक कर रहे थे सेलर्स, और कुछ काम भी जो है मार्केट के अंदर हो रहे थे। अगर स्पॉट मार्केट की प्राइसेस की बात की जाए तो तकरीबन एचआरसी की प्राइसेस पाकिस्तान में जो बेस ग्रेड के लिए आ रही थी वो तकरीबन 565 से 575 के करीब थी, जबकि अब जो है वो आज की अगर बात की जाए तो मार्केट में फिर से दोबारा से थोड़ा सा एक जो है वो मार्केट रुकी है, स्टेगनेंट सी हो गई है, और फ्यूचर्स भी थोड़े से जो है वो नेगेटिव हैं। तो इस हफ्ते के अंदर ये देखना है कि फिर से कन्फ्यूजन जो है वो बढ़ती तो कहीं चली जाएगी इस हफ्ते के अंदर। अगर तो फ्यूचर्स वापस पॉजिटिव हो जाते हैं तो फिर चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी, अदरवाइज ऐसा लग रहा है कि जो जितनी भी इंक्रीमेंट हुए हैं प्राइस के अंदर ये वापस रिवर्ट बैक हो जाएंगे इस हफ्ते के अंदर। अगर जीआई और सीआरसी की बात करें तो उसके अंदर भी तकरीबन 15 से 20 डॉलर के करीब अभी प्राइसेस बढ़ चुकी हैं लास्ट वीक के अंदर। और डोमेस्टिक अगर बात की जाए वहाँ पर तो मार्केट चाइना की डोमेस्टिक बेहतर है अभी इस वक्त, और इसके अलावा कुछ एक्सपोर्ट्स जो है वो हो रही हैं सीआरसी की और जीआई की लैटिन अमेरिका के अंदर। बाकी स्क्रैप की भी प्राइसेस कुछ लास्ट वीक के अंदर बड़ी जो मिल्स हैं चाइना के अंदर, डोमेस्टिक प्राइसेस उन्होंने थोड़ी सी इंक्रीज़ कर दी हैं। तकरीबन 10 से लेकर 14 डॉलर के आसपास इंक्रीमेंट हुआ है प्राइस के अंदर। फिलहाल अभी इंपोर्ट की पोजीशन में दोबारा से चाइना नहीं आ पा रहा स्क्रैप की, क्योंकि अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है, किसी तरफ भी मामला जो है वो सेटल नहीं हो पा रहे हैं। और पूरी दुनिया के अंदर, खाली चाइना में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर ही इस वक्त जिस किस्म का माहौल बना हुआ है, तो हर बंदा इसी तरह ही कर रहा है कि कम से कम माल खरीद रहा है और डोमेस्टिक को ज़्यादा भी इस वक्त प्रेफर किया जा रहा है। अगर आयरन ओर की बात की जाए तो आयरन ओर भी कुछ इंक्रीज़ हुआ है लास्ट वीक के अंदर, जो अब करंट प्राइस है वो 115 के लगभग है आयरन ओर की, और जो कोकिंग कोल की प्राइस है वो तकरीबन 230 डॉलर के करीब है। आयरन ओर तकरीबन आप समझें कि 8 डॉलर के आसपास बढ़ा है, जबकि कोकिंग कोल 5 डॉलर के आसपास जो है वो रिबाउंड किया है। वियतनाम की अगर बात की जाए, वियतनाम के अंदर प्राइसेस जो है वो एचआरसी की थोड़ी सी बेहतर हुई हैं। अभी चाइना से भी जो ऑफर आ रही थी बेसिकली वो भी 15 से 20 डॉलर के करीब जो है वो ऊपर चली गई हैं, बट उसके ऊपर कुछ बाइंग नहीं हो सकी ठीक से, क्योंकि अनसर्टेनिटी काफ़ी ज़्यादा थी। जापान के अंदर कैंटो टेंडर जो है वो अच्छे रिजल्ट्स आए उसके, तकरीबन आप समझें कि 15 डॉलर के आसपास जो है वो इंक्रीमेंट है एज़ कम्पेयर टू लास्ट कैंटो टेंडर। और ओवरऑल जापानीज़ मार्केट जो है वो स्टेबल थी, बट डोमेस्टिक में जो है वो भी प्राइसेस कम दे रही थी डोमेस्टिक बाइंग के लिए, जबकि जापानीज़ जो ऑफर्स हैं वो तमाम की तमाम कंट्रीज़ के लिए, चाहे वो चाइना हो, चाहे ताइवान हो, बाकी सारे कंट्रीज़ के लिए बढ़ गई है। ऑलमोस्ट 10 डॉलर के आसपास जो है इंक्रीमेंट हुआ है। वियतनाम में अगर रीबर और ब्लेड्स की बात करें तो उसकी प्राइसेस तकरीबन स्टेबल हैं अभी इस वक्त, और स्क्रैप की प्राइसेस थोड़ी सी ऑफर के ऊपर आना शुरू हुई हैं, जबकि एक्सेप्टेंस और कस्टमर्स की साइड से जो है वो प्राइसेस नहीं बढ़ी हैं अभी किसी भी सूरत। अगर मैं वियतनाम के स्टैटिस्टिक्स बताऊं तो मई के अंदर जो इनकी इंपोर्ट्स हैं स्क्रैप की, वो फिनिश की सेल ना होने की वजह से इस कदर गिरी है कि तकरीबन समझें कि 49% के आसपास कहा जाता है कि मंथ ऑन मंथ डिक्रीज था वॉल्यूम्स जो इंपोर्ट हुए हैं वियतनाम के अंदर स्क्रैप के। और डोमेस्टिक जापानीज़ मार्केट के बारे में मैंने बता दिया कि वहाँ पे मिल्स जो है वो अपने प्राइसेस थोड़े से एडजस्ट कर रही हैं, थोड़ा सा डाउनवर्ड एडजस्टमेंट हो रही है, बट ये होपफुली बॉटम ही होगा और प्राइसेस से नीचे फिलहाल नहीं जा रही। ऑल्दो सेल्स नहीं है फ्रेश की, बट यहाँ पर भी आकर एक जो है वो ब्रेक लग गई है अभी प्राइसेस का जो डिक्रीज हो रहा था उसके अंदर भी। इसी तरह साउथ कोरिया की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी डोमेस्टिक मार्केट जो है वो उनकी ऑलमोस्ट स्टेबल है, बिड्स ज़रा लोअर आ रही हैं, जापानीज़ ऑफर्स ज़्यादा प्राइस की आ रही हैं, वहाँ पर भी काम नहीं हो पा रहा ऐसा सच। और अगर यूएस की बात करें ताइवान के लिए तो उसकी प्राइसेस जो है वो भी स्टेबल हैं कंटेनराइज्ड, जबकि जो डोमेस्टिक प्राइसेस हैं जो मिल्स दे रही हैं ताइवान के अंदर वो तकरीबन 8-9 डॉलर के करीब उन्होंने अपनी बिड्स को कम कर दिया है। अब आते हैं टर्की पे, जिसकी वजह से मूवमेंट्स जो है वो स्क्रैप की मेनली हुई हैं लास्ट वीक में। काफ़ी कार्गोज टर्की के अंदर लास्ट वीक में बुक हुए। अगर ओवरऑल बात की जाए तो 4 से 5 डॉलर का इंक्रीमेंट है वीक ऑन वीक, 4 डॉलर का आप सेफ साइड पे कह सकते हैं कि वीक ऑन वीक इंक्रीमेंट है। और जो डील सुनने में आई हैं वो श्रेडेड प्लस बोनस की डील हुई थी, 407 डॉलर पे हुई पहले अर्ली इन द वीक, उसके बाद जो है वो बाय द वीकेंड यानी थर्सडे फ्राइडे तक जो न्यूज़ सुनने में आई वो 409 और 410 की बोनस की और श्रेड की सुनने में आई। जबकि अगर बात की जाए यूएसए के जो लेटेस्ट डील सुनने में आई वो तकरीबन 391 डॉलर्स पे सुनने में आई थी, लेकिन वो अच्छी क्वालिटी का एचएमएस था, 9010 एचएमएस था जो कि 391 है। अगर हम एचएमएस की प्राइस को असेस करें टर्की के अंदर तो वो आप समझें कि अराउंड अबाउट 388 के आसपास, 387-88 इंडेक्स प्राइस जो है वो एचएमएस की कहलाएगी। और जो ऑफर्स अब फर्दर आना शुरू हुई हैं यार्ड से, चाहे वो यूएस के यार्ड हो चाहे यूरोपियन यार्ड हो, वो अब टारगेट कर रहे हैं कि 395 का प्राइस अचीव हो, बट लेस लाइकली लग रहा है। अगर चाइनीज़ मार्केट सपोर्ट नहीं करती है अभी
और प्राइसेस इंक्रीज़ नहीं होते, तो मेरा ख्याल है कि वो शायद टर्किश कस्टमर्स के लिए भी बहुत मुश्किल होगा। उसकी कई वजूहत हैं कि टर्किश कस्टमर जो है वो फर्दर क्यों नहीं माल ख़रीद पा रहे। उसमें एक जो मेन रीज़न है वो तो बेसिकली उनकी रीबार की सेल्स है, जो कि 645 650 के लगभग 640-50 के लगभग जो है वो बड़ी स्लो मूव कर रही है, और सेल्स नहीं है उनके, डोमेस्टिक सेल्स भी इतने अच्छे नहीं है, एक्सपोर्ट्स के लिए भी प्राइसेस जो है वो इतने अच्छे उनकी कहीं पर भी एग्जीक्यूट नहीं हो रही हैं डील्स। दूसरी सबसे बड़ी वजह लीरा की डेप्रिसिएशन है, जो कि एक तरह से ऑल टाइम रिकॉर्ड लो पे चला गया है। अगर वीक ऑन वीक बात करूं तो ये कहना गलत नहीं होगा कि तकरीबन 12-12.5% की डेप्रिसिएशन एक हफ्ते के अंदर टर्किश लीरा के अंदर हुई है। और लास्ट जो प्राइसेस जो चेक किया था फॉरेक्स का रेट, वो तकरीबन 23-23.5 के करीब अगेंस्ट डॉलर लीरा चल रहा था। और अगर इसकी अब जो है वो लीरा का फर्दर देखा जाए कि आगे क्या सिचुएशन बनेगी, तो अभी तक क्लियर नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली लोगों का कहना है कि अभी शायद इसके अंदर वॉलेटिलिटी और मामला जो है वो इस तरीके से ही रहेंगे, कन्फ्यूजन रहेगी, क्योंकि अभी एक अर्ली जुलाई के अंदर या जुलाई के अंदर मीटिंग होगी। टर्किश जो बैंक है वो आपस में उन्होंने मीटिंग करनी है, उसकी पॉलिसी तय करनी है कि आगे किस तरीके से उन्होंने चलना है। तो तब तक हम लोग टर्किश लीरा के अंदर डेप्रिसिएशन ही फिलहाल होती देख रहे हैं। लोगों का कहना है कि शायद हो सकता है कि और भी फर्दर डेप्रिशिएट हो जाए। और तीसरी बड़ी वजह यह है कि जो लोन्स हैं बैंक के, वो भी तकरीबन अभी इस वक्त मुश्किल हो गए हैं टर्की के अंदर मिलना, और जो बैंक्स ने भी अपने आप को काफ़ी हद तक टाइट कर लिया है, क्योंकि जो इलेक्शन है उसके बाद से बड़ा अनसर्टेन सिचुएशन एक जो है वो क्रिएट हुई हुई है। अब बात करते हैं इनके HRC के प्राइसेस की टर्की के अंदर, जो कि अभी तकरीबन स्टेबल हैं। कुछ थोड़े से प्राइसेस जो है वो ऊपर भी गए हैं, लेकिन ओवरऑल जो है वो स्टेबिलिटी है। और चाइना से जो इंपोर्ट के ऑफर्स आ रहे हैं अभी टर्की के अंदर, वो तकरीबन $590 के आसपास सुनने में आ रहे हैं अभी, कि 590 की ऑफर्स अभी आ रही हैं। और अब ईरान और रशिया, ईरान के अंदर जो बिलेट्स के प्राइसेस हैं वो तकरीबन थोड़े से एडजस्ट किए हैं, डाउनवर्ड एडजस्टमेंट थोड़ी सी हुई, फिर उसके बाद वीक के एंड के ऊपर जो है वो प्राइसेस 490-95 के आना शुरू हो गई। बट ओवरऑल अगर इंडस्ट्री प्राइस की बात करें तो 485 पे काफ़ी हद तक स्टेबल है। $5 बल्कि लोग थोड़ा सा पॉजिटिव ही बता रहे हैं उसको, कि थोड़ा सा पॉजिटिविटी है मार्केट के अंदर। रशिया के बिलेट्स की अगर बात की जाए तो वो तकरीबन $5 के करीब जो है वो बिलेट्स की प्राइसेस वहाँ पर नीचे आए हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट्स के अंदर उनको प्राइसेस अचीव नहीं हो रहे। डोमेस्टिक मार्केट अभी काफ़ी अच्छी है रशिया की काफ़ी अरसे से, और डोमेस्टिक के ऊपर ही मिल्स का सहारा है। जब तक डोमेस्टिक उनको प्राइसेस अच्छे मिलते रहेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल है कि एक्सपोर्ट के अंदर वो कोई एग्रेसिव प्राइसेस देंगे या कोई डेस्परेट कोई मूव करेंगे किसी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। अब यूरोप की बात करते हैं। यूरोप के अंदर प्राइसेस जो है वो काफ़ी स्टेबिलिटी मिली टर्किश बाइंग के बाद से, बट अगर उनके फ्लैट प्रोडक्ट्स की बात की जाए और डोमेस्टिक मार्केट की बात की जाए तो वो खासी स्टेगनेंट थी। वहाँ पर प्राइसेस जो है वो कुछ कम हुए हैं फ्लैट के, और जो ऑफर्स आ रहे हैं बाहर से फ्लैट प्रोडक्ट्स के HRC के, वो काफ़ी ज़्यादा कम अभी आ रहे हैं। अगर इंडिया, जापान और टर्की की बात की जाए तो वहाँ से जो प्राइसेस ऑफर हो रहे थे तकरीबन 630 से 35 यूरो के लगभग CFR बेसिस पे ऑफर हो रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी डोमेस्टिक मार्केट भी नहीं उठ पा रही, सेल्स ऑलरेडी नहीं है। और जब ये डंपिंग शुरू होगी ग्लोबल मार्केट से, प्राइसेस जब से कम हुई हैं इंक्लूडिंग चाइना, जब से ये मामला काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए हैं और मिल्स पे और ख़ासा ज़्यादा प्रेशर आ गया है अभी इस वक्त। जून की अगर डोमेस्टिक प्राइसेस की बात करें, वहाँ पर जो मिल्स खरीद रही हैं वो तकरीबन 20 से 30 यूरो के करीब जो है एडजस्टमेंट हो रही हैं। इटली के अंदर, पोलैंड के अंदर, बाकी भी यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर प्राइसेस की एडजस्टमेंट डाउनवर्ड होती चली जा रही है। तो जून की जो प्राइसेस फिक्स होंगी वो 20 से 30 यूरो के आसपास नीचे होने के असरात नज़र आ रहे हैं। अगर बेनेलक्स मार्केट की, एक्सपोर्ट की मार्केट की बात करें तो वो तकरीबन टर्किश बाइंग के बाद से $4 के करीब जो है वो इंक्रीज़ हो गई है। डॉक साइड के ऊपर भी प्राइसेस जो है वो इंक्रीज़ हो गए हैं। जो माल अब डॉक्स के ऊपर रिसीव हो रहा है वो तकरीबन 10 से 15 यूरो जो है वो ज़्यादा पे हो रहे हैं अभी अपनी फीड को और स्क्रैप को ख़रीदने के लिए। तो उसका असर हम लोग हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर देखेंगे और प्राइसेस थोड़ी सी फर्म अप रहेंगी। बट उसके लिए टर्किश बाइंग की जो है वो कंटिन्यूटी रहना और उसका फर्म रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर यूरोपियन ओवरऑल कंट्रीज़ की बात करें, उनकी इकॉनमी की बात करें, तो टेक्निकली तो रिसेशन ही एक तरीके से लग रहा है। इवन पहले तो इकोनॉमिस्ट कहते थे कि नहीं, किसी किस्म का रिसेशन नहीं आएगा, हम इसको बड़ी सॉफ्ट लैंडिंग होगी। बट अब जो लास्ट वीक के अंदर सुनने में आ रही हैं बातें वो ये हैं कि इकोनॉमिस्ट और जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि एक तरीके से टेक्निकली हम लोग रिसेशन के अंदर ही हैं, और इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने की फिर से बात की जा रही है। यूरोप के अंदर हो सकता है कि 25 बेसिस पॉइंट यानी कि 0.25% इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाए अभी इस महीने के अंदर दोबारा से। अब यूएस की अगर बात की जाए तो यूएस के अंदर भी जो डॉक साइड प्राइसेस हैं वो टर्की की डील्स के बाद जो है वो काफ़ी बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से डोमेस्टिक मिल्स की पोजीशन काफ़ी वीक हुई है। जो नेगोशिएशन करनी थी, उन्होंने प्राइसेस कम करने थे, वो प्राइसेस तकरीबन $30 से $50 पर ग्रॉस टन जो है वो कम कोट कर रहे हैं। अब ये मूविंग फॉरवर्ड पता चलेगा कि यार्ड्स क्या करते हैं, उनको इस तरह की प्राइसेस एक्सेप्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी या इस तरह की एडजस्टमेंट्स होंगी या नहीं होंगी, ये हमें अगले हफ्ते तक होपफुली फर्दर क्लियर हो जाएगा। बट काफ़ी हद तक एडजस्टमेंट्स लोकल स्क्रैप के अंदर प्राइसेस के अंदर आ चुकी हैं। अगर टर्किश बैंक फर्दर होती है तो शायद यार्ड्स की पोजीशन कदरे बेहतर हो जाएगी अभी।
और बाकी इसके अलावा अगर हम बांग्लादेश की तरफ आते हैं, बांग्लादेश के अंदर जो है वो बल्क कार्गो का काम हुआ, जापानीज़ जो कैंटो टेंडर हुआ उसकी जो सेल हुई HMS की, वो बेसिकली बांग्लादेश के अंदर हुई और वो $400 के ऊपर सेल जो है वो एग्जीक्यूट हुई थी HMS की, लाइट HMS की बेसिकली। और बल्क की बाइंग का इंटरेस्ट मुझे लगता है कि बांग्लादेश से भी है, फिलहाल रीस्टॉकिंग का इंटरेस्ट भी है, बट वो LCs के हाथों मजबूर है, जिसकी वजह से उनको कंटेनराइज के अंदर भी जाना पड़ रहा है। एक्टिविटी कोई खास सुनने में नहीं आई, कंटेनर्स की प्राइसेस भी ऑलमोस्ट स्टेबल रही, सिमिलर प्राइसेस पे जो डिस्ट्रेस कार्गो मिल रहे हैं एटलीस्ट वो वहाँ की मिल्स नहीं छोड़ रही और अभी फ़िलहाल ख़रीद रही हैं जो भी बेस्ट उनको प्राइसेस मिल सके, और अपनी रीस्टॉकिंग उन्होंने जारी रखी हुई है। बांग्लादेश का बजट भी एक्सपेक्टेड है बाय एंड ऑफ जून अर्ली जुलाई, तो उसके लिए भी कस्टमर्स वेट कर रहे हैं कि क्या स्ट्रेटेजी नई बनती है गवर्नमेंट, किस तरीके से उनको लेके चलेगी, तो उसके बाद शायद वहाँ पर एक्टिविटी खासी तेज़ होने का असरात नज़र आ रहे हैं। और अगर लोकल मार्केट की उनकी बात करें तो वो भी स्टेबल थी मार्केट, कुछ फिनिश प्रोडक्ट की प्राइसेस तकरीबन बढ़ी भी हैं लास्ट वीक के अंदर। अब इंडिया के अंदर, इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में भी प्राइसेस जो है वो मोस्टली स्टेबल थी, फिनिश के प्राइसेस बढ़े भी हैं, जो फिनिश आइटम्स हैं उनके 800 से 1000 रुपये के करीब वहाँ पर इंक्रीमेंट आया है। स्क्रैप की बात की जाए या स्पॉन्ज आयरन की बात करें तो तकरीबन 500 से 800 रुपये के लगभग इन दोनों के अंदर भी प्राइसेस के अंदर इंक्रीज़ आया है। जबकि बल्क की जो बुकिंग्स और इंक्वायरीज़ हैं वो भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है इंडिया से। रीस्टॉकिंग की जो एक डिमांड थी वो बेसिकली थोड़ा सा जोर पकड़ती नज़र आ रही है, और सुनने में आया कि शायद 2 बल्क कार्गोज बुक भी हुए हैं HMS के US वेस्ट कोस्ट से, और जिसका प्राइस अराउंड 400-405 के लगभग है। तो ये देखना है कि अभी आगे फर्दर नई इंक्वायरीज उनकी आती या नहीं आती, जो कि एक्सपेक्टेड है कि शायद बल्क की इंक्वायरीज आती रहेंगी इंडिया से। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान में जो क्रेडिट के ऑफर्स हैं वो तकरीबन हमारे पास 437 से 440 के लगभग आती रही हैं, और जो बिज़नेस कंक्लूड हुआ है वो 437-38 के ऊपर भी कंक्लूड हुआ है, 440 पे भी कंक्लूड हुआ है। बट बाय द एंड ऑफ द वीक प्राइसेस पे थोड़ा सा प्रेशर नज़र आया, और जो लेटेस्ट डील्स हुई हैं वो 437 के लगभग ऑन एवरेज प्राइसेस सेटल हुई हैं। HMS की प्राइस की बात करें तो वो भी तकरीबन 415 के लगभग HMS की प्राइसेस अभी वसूल हो रही है पाकिस्तान के अंदर। रीबार के ऊपर खासा प्रेशर है, अभी तक सेल्स काफ़ी डिस्टर्ब्ड हैं, प्राइसेस जो प्रोड्यूसर्स हैं वो एडजस्ट करके किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से कम्पीट कर रहे हैं और प्राइस और रीबार्स बेचने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब के अंदर हालात जो है वो ज़्यादा ख़राब हैं और सेल्स ओवर स्लो हैं, जबकि कराची के अंदर कदरे हालात कंपैरेटिवली थोड़े से बेहतर हैं एज़ कम्पेयर टू पंजाब। और दूसरा ये कि बजट अनाउंस हुआ लास्ट वीक के अंदर, और बजट के अंदर कोई खास मेजर चेंज स्टील सेक्टर के हवाले से कोई देखने में नहीं आई, सिवाय इसके कि जो फाटा रीजन है उनकी टैक्स एग्जम्पशन जो कि एक्सपायर हो रही थी इस साल के अंदर, उसको 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। और दूसरा जो न्यूज़ है वो ये कि 50 mm से ऊपर के जो डाया है राउंड बार्स का, उसके ऊपर RD जो लगी हुई थी उसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया बेसिकली अभी। इसके अलावा कोई ऐसी बड़ी कोई खास खबर नहीं है। स्क्रैप की प्राइसेस भी स्टेबल है पाकिस्तान के अंदर, स्क्रैप शॉर्ट है सबके पास और लोग खरीदना चाहते हैं। LCs के इशूज़ बढ़ते चले जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इशूज़ सुनने में आ रहे हैं कि LCs नहीं मिल रही हैं, इवन डॉक्यूमेंट्स भी रिलीज़ नहीं हो रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि शायद दोबारा से अभी मामला थोड़े से ख़राबी की तरफ जा रहे हैं फाइनेंशियल पोजीशन को देखते हुए पाकिस्तान की, और अभी आगे चीज़ें डिसाइड होंगी मूविंग फॉरवर्ड के पाकिस्तान के बैंक्स किस तरीके से बिहेव करते हैं इसके अंदर। अभी तक के लिए यही सारी अपडेट्स थी और मैं फिर से दोबारा हाजिर होऊंगा। थैंक यू वेरी मच।